कहानी एक भव्य बिल्डिंग से शुरू होती है जहां 25वें फ्लोर पर देश के 8 सबसे काबिल गेमर्स को बुलाया गया होता है। इन्हें एक नए वर्चुअल रियलिटी गेम का हिस्सा बनने का मौका दिया गया है जिसमें जीतने वाले को $1 लाख का इनाम मिलने वाला है। इसी लालच में सभी खिलाड़ी वहां पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही एक रोबोट जैसी आवाज सबसे पहले उनका स्वागत करती है। फिर सामने रखे टैबलेट्स पर सभी को लॉग इन करने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद उनसे कहा जाता है कि वे अपनी जरूरी चीजें अलग रखें और दिए गए कपड़े पहने। सभी को मोशन कैप्चर सूट पहनना होता है। साथ ही हर खिलाड़ी को एक यूनिक पहचान वाला नाम भी सौंपा जाता है। कपड़े बदलते समय एडम नाम का एक लड़का सबकी नजरों में आ जाता है जो शरीर से थोड़ा भारी होता है। उसका सूट काफी टाइट होने की वजह से कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी बीच जब सबकी नजर काल के शरीर पर बने एक अजीब निशान पर पड़ती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सभी को एक अलग कमरे में ले जाया जाता है। वहां एक स्कैनिंग मशीन होती है जिस पर खड़े होकर हर खिलाड़ी को अपना खास कोड बोलना होता है। सामने रखे अल्ट्राटेक गेमिंग सूट पहनने का निर्देश भी दिया जाता है। इन सूट्स को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये बेहद एडवांस्ड और महंगे गेमिंग सूट होते हैं जिन्हें आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सभी खिलाड़ी अपने अपने सूट पहन लेते हैं लेकिन जाहिद ऐसा करने से रुक जाता है। जाहिद जब अपने सूट पर लिखा कोड देखता है तो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उस पर एक आपत्तिजनक पहचान लिखी होती है। नाराज होकर वो गेम खेलने से इनकार कर देता है और वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि कमरे के दरवाजे अंदर से लॉक हैं। अब समस्या ये होती है कि जब तक सभी खिलाड़ी सूट नहीं पहनते तब तक गेम शुरू ही नहीं हो सकता। मजबूरी में जाहिद को भी सबकी बात माननी पड़ती है और आखिरकार वो हाईटेक सूट पहन लेता है। इसके साथ ही गेम एक्टिव हो जाता है। जैसे ही सभी खिलाड़ी वर्चुअल रियलिटी हेलमेट पहनते हैं वैसे ही खाली नजर आने वाला कमरा अचानक एक बेहद असली सा दिखने वाला संसार बन जाता है। कुछ ही पलों में उनके सूट बदलकर मिलिट्री यूनिफॉर्म का रूप ले लेते हैं और पूरी बिल्डिंग किसी दूसरी दुनिया जैसी लगने लगती है। हालांकि सच्चाई ये होती है कि ये सब केवल एक डिजिटल भ्रम होता है। तभी उनके सामने एक फौजी अफसर प्रकट होता है जो उन्हें मिशन की जानकारी देने लगता है। सभी खिलाड़ी उसे देखकर चौंक जाते हैं। जब वे सच्चाई जानने के लिए अपना हेलमेट उतारते हैं तो वो अफसर अचानक गायब हो जाता है। असल में वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक वर्चुअल ट्यूटोरियल होता है जो उन्हें आगे का रास्ता समझाने के लिए बनाया गया होता है। इसके बाद ग्रुप के सभी सदस्य उस गाइड के निर्देशों पर चलते हुए अगले कमरे में पहुंचते हैं। वहां उनके सामने अलग अलग हथियार रखे होते हैं और पहले उन्हें उन हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें बताया जाता है कि पूरी इमारत पर रूसी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। हर फ्लोर पर दुश्मन फैले हुए हैं। खिलाड़ियों का मिशन 25वें माले से नीचे तक जाते हुए एक एक करके सभी को खत्म करना होता है। इस मिशन के दौरान अगर किसी खिलाड़ी को दुश्मन की गोली लगती है तो सबसे पहले उसकी सेफ्टी जैकेट खराब हो जाती है, लेकिन अगर दूसरी बार गोली लग जाए तो उसकी जान जाने का खतरा भी रहता है। हर खिलाड़ी के पास एक इमरजेंसी इंजेक्शन होता है जिससे वो खुद को आखिरी बार बचा सकता है। हालांकि ये इंजेक्शन सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। खेल का नियम साफ होता है। जो खिलाड़ी दुश्मनों से लड़ते हुए जिंदा ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाएगा वही इस गेम का असली विजेता होगा और उसी को $1 लाख की इनामी रकम मिलेगी। इसके साथ ही गेम का पहला स्टेज शुरू हो जाता है। पहले लेवल में सभी खिलाड़ी आंद्रे के पीछे चलते हैं। आंद्रे पहले एक आर्मी ऑफिसर रह चुका होता है, इसलिए उसे ऐसे खतरनाक हालातों से निपटने का अच्छा अनुभव होता है। इसी वजह से पूरे ग्रुप की कमान वही संभालता है। आंद्रे सबसे आगे चलते हुए हर कमरे को सावधानी से चेक करता है। तभी अचानक उनका सामना एक आतंकी से हो जाता है। उसे देखते ही बाकी खिलाड़ी डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते हैं, लेकिन आंद्रे बिना घबराए सीधे उस आतंकवादी से भिड़ जाता है और कुछ ही पलों में उसे मार गिराता है। जैसे ही वो दुश्मन ढेर होता है एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिससे पता चलता है कि पहला लेवल क्लियर हो चुका है। इस लेवल के सारे पॉइंट आंद्रे को मिलते हैं क्योंकि उसने अकेले ही उस आतंकवादी को खत्म किया होता है। जब वे उस दुश्मन की बॉडी को छूने की कोशिश करते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि ये भी उस सार्जेंट की तरह ही एक डिजिटल रूप था। इसके बाद सभी लोग नीचे वाले फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। यहीं उन्हें एक खतरनाक सच्चाई पता चलती है। अगर कोई खिलाड़ी बिना लेवल पूरा किए सीधे नीचे उतरने की कोशिश करता है तो उसे तेज करंट का झटका लगता है जिससे उसकी जान भी जा सकती है। मतलब ये कि भले ही ये गेम वर्चुअल हो लेकिन जो सूट उन्होंने पहन रखे हैं वे असली दर्द और खतरे का पूरा एहसास कराते हैं। जरा सी भी गलती उनकी जिंदगी छीन सकती है। इसके बाद सभी खिलाड़ी अगले स्टेज की ओर बढ़ते हैं। इस लेवल पर उन्हें पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हथियार मिलते हैं। आंद्रे एक एक करके सबको इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग देता है।
वो उन्हें यह भी सिखाता है कि कैसे छिपकर दुश्मनों को चकमा देना है और सही मौके पर हमला करना है। ट्रेनिंग खत्म होते ही पूरा ग्रुप एकजुट होकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वे मेन हॉल में एंटर करते हैं, सबसे पहले मार्को की नजर एक दुश्मन पर पड़ती है। बिना समय गवाए मार्को उसे ढेर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। मार्को की इस सफलता को देखकर बाकी ग्रुप मेंबर्स का भी हौसला बढ़ जाता है और उनका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके बाद सभी खिलाड़ी आतंकियों से भिड़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान नया खिलाड़ी एडम घबराहट में अपनी पूरी मैगजीन एक ही दुश्मन पर खाली कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती। दुश्मन एडम पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी आंद्रे समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। हालांकि इस बीच एक गोली पलटकर आंद्रे को लग जाती है, जिससे उसकी सेफ्टी जैकेट टूट जाती है। इसका मतलब साफ था कि अब टीम का सबसे मजबूत खिलाड़ी भी खतरे में आ चुका था। दूसरी ओर टेलर नाम की एक लड़की को यह खेल डराने लगता है। वो सबको बताती है कि असल में इस गेम का बुलावा उसके दोस्त को आया था, लेकिन किसी वजह से उसकी जगह वो खुद यहाँ पहुंच गई। तभी शैली नाम की दूसरी लड़की टेलर को समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक गेम है और डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन इसी पल शैली के सामने एक आतंकी आ जाता है। शैली चाहकर भी उस पर ट्रिगर नहीं दबा पाती। तभी काल वहां पहुंचता है और उस दुश्मन को मारकर गेम में अपनी पहली किल दर्ज करता है। लेकिन किस्मत यहां भी साथ नहीं देती। अगले ही पल काल को गोली लगती है, जिससे उसकी सेफ्टी जैकेट भी डैमेज हो जाती है। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, दूसरी गोली उसे और लगती है और काल गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसी वक्त शैली आगे बढ़कर उस आतंकी को खत्म कर देती है और तुरंत काल के पास पहुंचती है। काल दर्द से बुरी तरह तड़प रहा होता है। शैली अपना हेलमेट उतारती है और महसूस करती है कि उसे जो तकलीफ हो रही है वो किसी असली गोली से लगे दर्द से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उसी वक्त आंद्रे वहां पहुंचता है और अपना इमरजेंसी इंजेक्शन काल को लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही गोली का असर खत्म होने लगता है और कुछ ही देर में काल को थोड़ी राहत मिलती है। हालांकि उसके शरीर में कमजोरी और दर्द अब भी बना रहता है। इस हादसे के बाद काल बुरी तरह घबरा जाता है और उसे उल्टियां आने लगती हैं। अब उसे ये बिल्कुल भी किसी गेम जैसा महसूस नहीं होता। हालात को संभालने के लिए सभी खिलाड़ी कुछ देर के लिए अपने हेलमेट उतारकर ब्रेक लेते हैं। इसी दौरान एडम को कुछ ग्रेनेड मिलते हैं। वहीं काल सबको बताता है कि उसे गोली लगने पर असली झटके और दर्द महसूस हुए थे। उसके मुताबिक यह कोई साधारण गेम नहीं बल्कि एक तरह का रियलिटी टीवी शो हो सकता है। ये सुनकर जाहिद और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग टीवी पर उसे उसके सूट पर लिखे नाम से पहचाने। इसी घबराहट में वो अपना हेलमेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह नाकाम रहता है। अब उसे लगने लगता है कि ये सूट पूरी तरह उसके शरीर से चिपक चुका है। धीरे धीरे सभी को यह एहसास होने लगता है कि यह खेल शायद किसी रियलिटी शो से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच ग्रुप के कुछ लोगों को शक होने लगता है कि आंद्रे का इस गेम से कोई न कोई रिश्ता जरूर है। सब मिलकर उस पर अजीब अजीब आरोप लगाने लगते हैं। ये सुनकर आंद्रे को बहुत ठेस पहुंचती है। गुस्से और तनाव में वो सबको वहीं छोड़कर खुद को संभालने के लिए बाथरूम चला जाता है। आंद्रे इस बात से बेखबर होता है कि गेम अभी भी चालू है। जैसे ही उसे इसका एहसास होता है, वो जल्दी से अपना हेलमेट नीचे करता है, लेकिन तभी पीछे छिपा एक आतंकी उस पर गोली चला देता है, जिससे आंद्रे वहीं गिर पड़ता है। अब आंद्रे चाहकर भी खुद को नहीं बचा सकता था, क्योंकि उसकी सेफ्टी जैकेट और इमरजेंसी इंजेक्शन पहले ही इस्तेमाल हो चुके थे। मजबूरी में वो अपने साथियों को जोर जोर से आवाज देता है। जब उसकी चीखें बाकी लोगों तक पहुंचती हैं, तो वे फौरन अपने हेलमेट पहन लेते हैं। लेकिन तभी एक दूसरा आतंकी सामने आकर एडवर्ड नाम के लड़के को गोली मार देता है। गोली लगते ही एडवर्ड वहीं घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। किस्मत से एडवर्ड के पास इमरजेंसी इंजेक्शन बचा होता है। वो तुरंत खुद को इंजेक्शन लगाता है और उसकी हालत संभल जाती है। उधर टेलर अब और आगे खेलने का फैसला नहीं कर पाती और गेम छोड़ने के इरादे से सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने की कोशिश करती है, तेज बिजली के झटके उसे रोक देते हैं और उसका प्लान फेल हो जाता है। कुछ ही पलों में आतंकवादी दोनों दिशाओं से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाब में ग्रुप के सदस्य भी पूरी ताकत से मुकाबला करते हैं। इसी बीच एडम समझदारी दिखाते हुए एक ग्रेनेड दुश्मनों की तरफ फेंकता है। धमाके के साथ बचे हुए सारे आतंकी मारे जाते हैं और ये लेवल भी क्लियर हो जाता है। इस बार सबसे ज्यादा पॉइंट एडम के खाते में जाते हैं। तभी सभी को आंद्रे की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो घायल हालत में रेंगते हुए उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक वो अपना हेलमेट हटाता है और उसी वक्त हेलमेट से जुड़ा एक टाइमर एक्टिव हो जाता है। टाइम खत्म होते ही आंद्रे के सिर में जोरदार करंट दौड़ता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। शैली तुरंत उसके पास पहुंचकर सीपीआर देने की कोशिश करती है, लेकिन आंद्रे को बचाया नहीं जा पाता। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और उन्हें अगले लेवल पर जाने का आदेश दिया जाता है, मगर अब कोई भी आगे खेलना नहीं चाहता था। आंद्रे की मौत देखकर सभी समझ जाते हैं कि उसकी जान हेलमेट की वजह से गई है।
डर के मारे सभी खिलाड़ी अपने अपने हेलमेट उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। तब जाहिद गुस्से में फायर एक्सटिंग्विशर से हेलमेट तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो इतना मजबूत होता है कि हिलता तक नहीं। इसी दौरान वहां सार्जेंट पहुंच जाते हैं। नियम तोड़ने के लिए वे जाहिद को बुरी तरह पीटते हैं और चेतावनी देते हैं कि बिना गेम खत्म किए ऐसा करने की कीमत उन्हें भारी पड़ेगी। उनकी धमकी सुनकर सभी खिलाड़ी सहम जाते हैं और चुपचाप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप मिलकर कई लेवल पार करता है। हर स्टेज पर उन्हें नई और खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक लेवल में वे ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां जहरीली गैस फैल रही होती है। वहां गोलियां चलाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए उन्हें हथियार छोड़कर हाथों और चाकुओं से लड़ना पड़ता है। इस लेवल में दुश्मनों को बेहद करीब से खत्म करना होता है। इसी तरह अलग अलग खतरनाक लेवल पार करते हुए वे नीचे के फ्लोर तक पहुंचते हैं। वहां दुश्मन भारी हथियारों से उनका स्वागत करते हैं। इस जबरदस्त फायरिंग में कई खिलाड़ियों की सेफ्टी जैकेट खराब हो जाती है और एडम व काल को गोलियां भी लगती है। आखिरी समय पर शैली और मार्को उन्हें इमरजेंसी इंजेक्शन लगाकर बचा लेते हैं। दुश्मनों को खत्म करने के बाद ये लेवल भी पूरा हो जाता है और सभी थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान जाहिद की नजर कांच की दीवार के बाहर की दुनिया पर जाती है, जहां से उन्हें एहसास होता है कि बाहर रात हो चुकी है। उधर गेम के अंदर लड़ते लड़ते अब सभी खिलाड़ी बुरी तरह थक चुके होते हैं। जाहिद एक बार फिर वहां से निकल भागने की कोशिश करता है। वो एक भारी चीज उठाकर बिल्डिंग की खिड़की तोड़ने लगता है और काफी हद तक उसमें सफल भी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक सार्जेंट वहां पहुंच जाते हैं। वे जाहिद को इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि उसका पैर टूट जाता है। ये चोट वर्चुअल नहीं बल्कि असली होती है, इसलिए अब उस पर इमरजेंसी इंजेक्शन भी असर नहीं करता। जाहिद की हालत देखकर बाकी लोग उसे एक फर्नीचर के पीछे छिपा देते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। मगर कुछ ही समय बाद ज्यादा खून बहने की वजह से जाहिद की वही मौत हो जाती है। अगले स्टेज पर पहुंचते ही सभी को कुछ नए हथियार दिखाई देते हैं। इन्हें लेकर मार्को और बाकी खिलाड़ियों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एक आतंकी अचानक मार्को पर हमला कर देता है और उसे गोली लग जाती है। ये देखते ही पूरा ग्रुप चौकन्ना हो जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच टेलर खुद को बचाने के लिए बाथरूम में छिप जाती है। उधर शैली अपने इमरजेंसी इंजेक्शन से मार्को की जान बचा लेती है। तभी सबको एहसास होता है कि टेलर उनके साथ नहीं है और सभी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर एक आतंकी बाथरूम में घुसकर एक एक दरवाजा चेक करने लगता है। अब उसकी अगली बारी टेलर तक पहुंचने ही वाली होती है, तभी शैली समय पर आकर उस आतंकी को मार देती है और टेलर की जान बच जाती है। इसके साथ ही ये लेवल भी पूरा हो जाता है। इस स्टेज के खत्म होते ही लीडर बोर्ड अपडेट होता है, जहां एडवर्ड सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर पहुंच जाता है। अब सभी खिलाड़ी आपस में बात करते नजर आते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें एहसास होता है कि वे सभी असल जिंदगी में अपने अपने घरों में अकेले रहते हैं। उनके आसपास कोई नहीं होता। शायद इसी वजह से उन्हें इस खतरनाक गेम के लिए चुना गया है। अगर उन्हें कुछ हो भी जाए तो पूछने वाला कोई नहीं होगा। कुछ देर बाद वे अगला लेवल खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहां वे देखते हैं कि सार्जेंट एक आतंकी को बेरहमी से मार रहा है। दरअसल सार्जेंट बताता है कि बेसमेंट में एक बम लगाया गया है जो बहुत जल्द फटने वाला है। उस हालात में वो आतंकी सामने गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन एडवर्ड उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। तभी उस आदमी के मुंह से निकला एक शब्द एडम को बम का सेफ कोड लगता है और वो उसे तुरंत सिस्टम में डाल देता है। मगर कोड डालते ही बम बंद होने के बजाय और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब टाइमर चालू हो चुका था और उनके पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे। ये सब देखकर बंधक बना आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उसी वक्त सार्जेंट वहां से चुपचाप निकल जाता है। आदमी की हंसी बर्दाश्त न कर पाने पर टेलर गुस्से में आकर उसे गोली मार देती है। वहीं मार्को सारा दोष एडम पर डाल देता है। उसका कहना होता है कि अगर एडम ने गलत शब्द न डाला होता तो बम एक्टिव ही नहीं होता। गुस्से में पागल होकर मार्को एडम पर हमला कर देता है, लेकिन हेलमेट की वजह से एडम को ज्यादा चोट नहीं लगती। इसके बाद मार्को गेम से बाहर आकर रियल वर्ल्ड में हेलमेट उतारता है और एडम के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। तभी उन्हें बाहर से सार्जेंट की आवाज सुनाई देती है, जो बताता है कि उसने लिफ्ट रोक रखी है और सभी को जल्दी उसमें आने को कहता है। हालात खराब देखकर सभी लोग भागकर लिफ्ट में घुस जाते हैं और लिफ्ट नीचे की ओर चल पड़ती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद तेज झटके के साथ लिफ्ट अचानक रुक जाती है। पता चलता है कि लिफ्ट खराब हो चुकी है और उसका दरवाजा फंस गया है। काफी कोशिश के बाद मार्को किसी तरह दरवाजा थोड़ा सा खोल देता है, जिससे बाकी सभी लोग एक एक कर बाहर निकल आते हैं। लेकिन जब आखिरी नंबर एडम का आता है तो मार्को उसे सबक सिखाने के इरादे से दरवाजा दोबारा बंद कर देता है। इस तरह दोनों उसी लिफ्ट में फंसते हुए तीसरे फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। जब वे लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो सामने का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक हेलीकॉप्टर बुरी तरह तबाह हालत में पड़ा होता है। इसके बावजूद वे आगे बढ़ते हैं।
मार्को एडम को जबरदस्ती अपने सामने ढाल बनाकर चलने के लिए मजबूर करता है और उसे धमकाते हुए आगे बढ़ता है। अचानक एडम के सामने एक हथियारबंद आतंकी आ जाता है और एडम उसे वहीं ढेर कर देता है। मगर इस लड़ाई के बाद उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। मजबूर होकर वो मार्को से आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन मार्को उसकी बात को अनसुना कर देता है और फिर वही हो जाता है जिसका डर था। कुछ ही पलों बाद एक आतंकी की गोली एडम को लगती है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। दूसरी ओर चौथी मंजिल पर बाकी खिलाड़ी नजर आते हैं, जिन्हें कुछ हाईटेक हथियार मिल जाते हैं। वे लोग उन हथियारों को संभाल ही रहे होते हैं कि तभी एक आतंकी कमरे के अंदर स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। देखते ही देखते पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। ये मंजर काल को अंदर से तोड़ देता है और उसे अपने बीते हुए कल की याद आ जाती है। उसके शरीर पर मौजूद जले हुए निशान के पीछे एक भयानक हादसा छुपा था, जिसमें उसकी प्रेमिका की जान चली गई थी। कार्ल आज भी उस हादसे का दोष खुद पर डालता है और अब धुआं देखकर वो सदमा फिर से जीने लगता है। शैली बड़ी मुश्किल से उसे संभालती है और अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। लड़ते हुए ये लोग आखिरकार ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, यानी खेल का आखिरी चरण सामने होता है। मगर परेशानी ये थी कि उनकी ज्यादातर गोलियां अब खत्म हो चुकी थी। हथियार ढूंढने के लिए टेलर पास के कमरों की तलाशी लेने लगती है। वहां उसे कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन मिलते हैं। वो जैसे ही उन्हें लेकर निकलने वाली होती है, तभी सामने मार्को आ जाता है और उससे वे इंजेक्शन मांगता है। टेलर साफ मना कर देती है। इसी बात पर मार्को बेरहमी से उसे गोली मार देता है और टेलर की वहीं जान चली जाती है। थोड़ी देर बाद कार्ल वहां पहुंचता है और मार्को से टेलर के बारे में पूछता है। मार्को खुद को बेगुनाह दिखाते हुए बताता है कि वो किसी दुश्मन से बचकर भागा है। कार्ल उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है, लेकिन आगे बढ़ते ही कार्ल की नजर किनारे पड़ी टेलर की लाश पर पड़ती है। तभी उसे सच्चाई समझ आ जाती है। गुस्से से भरकर वो हेलमेट उतारता है और असली दुनिया में मार्को पर टूट पड़ता है। कार्ल उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में मार्को पलटवार कर लेता है और बुरी तरह कार्ल पर हमला करने लगता है। वो उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां सार्जेंट पहुंच जाते हैं। गेम के नियम तोड़ने के अपराध में सार्जेंट मार्को को पकड़ लेते हैं और आखिरकार उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसी के साथ मार्को का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब इस खतरनाक गेम में केवल 3 लोग बचे होते हैं, एडवर्ड, कार्ल और शैली। बॉम्ब को रोकने के लिए ये तीनों सीधे बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां टाइमर सिर्फ 7 मिनट दिखा रहा होता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन पर दर्जनों आतंकियों का हमला हो जाता है, लेकिन तीनों हिम्मत नहीं हारते और डटकर मुकाबला करते हैं। आखिरकार कार्ल एक ग्रेनेड उछालता है, जिससे सारे दुश्मन एक साथ ढेर हो जाते हैं। अब वे बॉम्ब के पास पहुंचते ही हैं कि तभी एक आतंकी वैन में बैठकर वहां आता है और कार्ल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। कार्ल गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ता है। उधर घड़ी तेजी से चल रही होती है और विस्फोट में अब सिर्फ 2 मिनट बाकी रहते हैं। हालात को देखते हुए शैली खुद आगे बढ़कर बॉम्ब को निष्क्रिय करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक आतंकी उसे भी गोली मार देता है और वो बुरी तरह लहूलुहान हो जाती है। शैली की हालत बिगड़ती देखकर कार्ल किसी तरह वहां पहुंचता है और अपने पास मौजूद आखिरी इमरजेंसी इंजेक्शन को उसे लगा देता है। इससे शैली की जान तो बच जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद कार्ल दम तोड़ देता है। उसी समय एडवर्ड एक मिनी रॉकेट लॉन्चर उठाता है और आखिरी बचे आतंकी को खत्म कर देता है। बिल्कुल आखिरी सेकंड में वो बॉम्ब को भी डिफ्यूज कर देता है। इसी के साथ ये जानलेवा खेल समाप्त हो जाता है। इसके बाद वहां सार्जेंट पहुंचते हैं और जीत की घोषणा करते हैं। एडवर्ड भी बिल्कुल उन्हीं के शब्दों में बात करने लगता है। ये देखकर शैली को समझ आ जाता है कि एडवर्ड शुरू से ही इन लोगों के साथ मिला हुआ था और उसे सब कुछ पहले से पता था। अगले ही पल सिमुलेशन बंद हो जाता है। तभी काले सूट पहने कुछ लोग वहां आते हैं और शैली को बेहोश कर देते हैं। वे धीरे धीरे सारे सबूत मिटाने लगते हैं। कुछ लोग गेम का पूरा डेटा नष्ट कर देते हैं, जबकि बाकी लाशों को ठिकाने लगाने में जुट जाते हैं। कुछ समय बाद जब शैली को होश आता है तो वो खुद को अपने पुराने कपड़ों में पाती है। सामने एडवर्ड खड़ा होता है, जो पैसों से भरा एक सूटकेस उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन शैली पैसे लेने से साफ इनकार कर देती है। वो अपने मरे हुए दोस्तों के लिए इंसाफ चाहती होती है। वो एडवर्ड को धमकी देती है कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगी। एडवर्ड बेफिक्र होकर कहता है कि वो जिसे चाहे बता दे, क्योंकि कोई भी उसकी कहानी पर भरोसा नहीं करेगा। तभी पीछे से एक आदमी आकर शैली को दोबारा बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शैली तैयार होती है। वो उसे घायल कर देती है और उसकी ही बंदूक से बेसमेंट की सारी लाइट्स तोड़ देती है, जिससे चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अंधेरे का फायदा उठाकर शैली पार्किंग में छिपती है और एक एक करके एडवर्ड के सभी आदमियों को खत्म कर देती है।
आखिर में सही मौका देखकर वो खुद एडवर्ड को भी मार देती है। इसी के साथ इस जबरदस्त कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही थ्रिल और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना मत भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद।